अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे तमाम स्टूडेंट्स। चलिए बेटा, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री की। जैसे कि हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 1, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, और उसके एमसीक्यूज मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इससे प्रीवियस क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमारे फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री से। हम फर्दर ही इसके आगे के कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज इसी चैप्टर से रिलेटेड जो है वो आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, और उनके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है उनको भी थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ। एंड दैट इज, कहा जा रहा है क्वेश्चन में और एमसीक्यू में, which of these branches of chemistry deals with the study of compounds of living organisms? के नीचे दिए गए ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी ब्रांच है जो डील करती है उन कंपाउंड्स को जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, मतलब जानदारों से ताल्लुक रखने वाली जो केमिस्ट्री की ब्रांच है उसको क्या कहा जाता है? इन शॉर्ट ये पूछा जा रहा है इस एमसीक्यू में। एंड द ऑप्शंस आर: नंबर 1 इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, नंबर 2 बायोकेमिस्ट्री, नंबर 3 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड नंबर 4 फिजिकल केमिस्ट्री। अब यहाँ पर क्या है, कह रहे हैं हमसे कि ऐसी ब्रांच बताइए केमिस्ट्री की जिसका ताल्लुक किससे होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। और ये बात हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ताल्लुक रखने वाली जो ब्रांच है दैट इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। एंड द वर्ड बायो मीन्स लाइफ। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री का मतलब, बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि वो तमाम कंपाउंड्स जिनका ताल्लुक लिविंग ऑर्गेनिज्म से है उनकी स्टडी इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री क्या कहलाती है? बायोकेमिस्ट्री। ठीक, तो आई होप इसमें किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, सबको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा ये एमसीक्यू। ये बायोकेमिस्ट्री की बेसिकली डेफिनेशन है जो आपको याद भी होनी चाहिए। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। एंड दैट इज नंबर 2। अकॉर्डिंग टू एमसीक्यू कहा जा रहा है हमसे, द स्टडी ऑफ लॉज एंड प्रिंसिपल governing the combination of atom and molecules in chemical reaction is called chemistry. क्या कह रहे हैं हमसे कि ऐसी स्टडी जिसमें लॉज और प्रिंसिपल्स को स्टडी किया जाए किसी भी एटम के कॉम्बिनेशन से रिलेटेड या मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से रिलेटेड किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो वो केमिस्ट्री कौन सी केमिस्ट्री कहलाती है? वो कौन सी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन को स्टडी करते हैं कि एटम या मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन के दरमियान जो लॉज या प्रिंसिपल, जो कानून जो है वो मौजूद होते हैं, वो कौन सी ब्रांच कहलाती है? ठीक है जी, तो अब आपके पास जो ऑप्शंस हैं, एंड दैट इज नंबर 1 इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, नंबर 2 बायोकेमिस्ट्री, नंबर 3 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड नंबर 4 फिजिकल केमिस्ट्री। अब ऐसी कौन सी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसके अंदर आप जो है वो एटम्स के कॉम्बिनेशन को या मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन पर होने वाले लॉज या प्रिंसिपल को स्टडी करते हो? और वो कौन से हैं हमारे पास? वो कौन सी ब्रांच कहलाएगी? दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है जी, तो ये एमसीक्यू भी सबको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा बेटा। इसमें भी कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है कि ऐसी ब्रांच जो है केमिस्ट्री की जिसमें हम लॉज या प्रिंसिपल को स्टडी करते हैं जो कि किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशंस में अप्लाई होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? फिजिकल केमिस्ट्री। ये फिजिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। एंड दैट इज नंबर 3। कहा जा रहा है एमसीक्यू में, कह रहे विच ऑफ दीज साइंटिस्ट इज नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री। ये बात हम पढ़कर आ चुके हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट में।
कहा जा रहा है कि ऐसे कौन से साइंटिस्ट हैं नीचे दिए गए ऑप्शंस में से जिनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। एंड द ऑप्शंस आर इब्न सीना, नंबर 2 अल राजी, नंबर 3 अल बैरूनी एंड द नंबर 4 इज जाबिर इब्न हयान। तो ये बात हम पढ़कर आ चुके हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट में कि यहाँ पर जाबिर इब्न हयान जो हैं ये फादर ऑफ केमिस्ट्री कहलाते हैं, या जिनको हम फादर ऑफ अलकेमी भी कहते हैं, या फादर ऑफ ओल्ड केमिस्ट्री भी कहा जाता है उनको। जाबिर इब्न हयान वो साइंटिस्ट हैं जिनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। इसी तरीके से एक होती है मॉडर्न केमिस्ट्री, तो मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, और फादर ऑफ केमिस्ट्री या फादर ऑफ अलकेमी जो है वो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं। और कौन से मुस्लिम साइंटिस्ट हैं वो? जाबिर बिन हयान। तो जाबिर बिन हयान इज कॉल्ड इज नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री या फादर ऑफ अलकेमी। इसमें भी किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बहुत ही इजी जो है वो एमसीक्यू था ये। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जो कि है नंबर 4। और क्या कहा जा रहा है इसमें? इसमें भी ऑब्वियसली जो है कंट्रीब्यूशन की बात की जा रही है। कह रहे हैं हु स्टडी द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इन डिटेल। वो कौन से साइंटिस्ट थे, वो कौन थे जिन्होंने इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस स्टडी किया था डिटेल में। इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस जो है बेसिकली वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ताल्लुक रखता है। तो इन शॉर्ट ये भी पूछा जा सकता है इस एमसीक्यू में कि वो कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर स्टडी की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो अब यहाँ पर कहने के कौन से साइंटिस्ट हैं भाई ऐसे जिनका ताल्लुक जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या इलेक्ट्रोलाइसिस से है। एंड द ऑप्शंस आर बॉयल्स, गिब्स, हेस या फेराडे। तो ऑब्वियसली इसमें जो है हमारे पास राइट ऑप्शन क्या है? फेराडे। माइकल फेराडे वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टडी किया इन डिटेल। ये बात माइकल फेराडे या एम फेराडे के कंट्रीब्यूशन में मौजूद है। ये बात भी हम पढ़कर आ चुके थे कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट में। माइकल फेराडे वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस को या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टडी किया डिटेल में। ठीक है, जिसमें से जो है हम मॉडर्न साइंटिस्ट की जितनी भी लिस्ट पढ़ते हैं उसमें माइकल फेराडे के नाम से जिनकी कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की स्टडी ही है। ये भी इजी है, इसमें भी कोई मसला नहीं होगा किसी को, सबको अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जो कि है हमारे पास नंबर 5। कहा जा रहा है द मोस्ट अबंडेंट एंड यूजफुल हैलोजन इज, कि सबसे ज्यादा पाया जाने वाला और सबसे यूजफुल, सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला जो हैलोजन है वो कौन सा है। अब इसके ऑप्शंस को जरा ध्यान से देखिएगा। नंबर 1 फ्लोरीन, नंबर 2 क्लोरीन, नंबर 3 ब्रोमीन एंड नंबर 4 आयोडीन। अब यहाँ पर यह बात की जा रही है कि सबसे ज्यादा अबंडेंट एंड यूजफुल हैलोजन कौन है। हैलोजन जो है वो हमारे पीरियोडिक टेबल में जैसे कि मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स मौजूद हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में जो कि हम पीरियोडिसिटी के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब उसमें एक ग्रुप, एक फैमिली है जिसको कहा जाता है हैलोजेंस। हैलोजेंस मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मर। वो तमाम सब्सटेंसेस या वो तमाम एलिमेंट्स जो सॉल्ट फॉर्म करते हैं उनको हैलोजेंस कहा जाता है। और हैलोजन फैमिली में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एक एसिटीन भी है। ये तमाम हैलोजेंस हैं। तो अब इसमें कहा जा रहा है कि हमारी अर्थ पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कौन सा हैलोजन है। ये सब हैलोजन फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, तो तमाम हैलोजेंस हैं ये। कि सबसे ज्यादा पाया जाने वाला हैलोजन कौन सा है और सबसे यूजफुल हैलोजन कौन सा है इन सब में। तो आपने यहाँ पर जिस हैलोजन का सबसे ज्यादा नाम सुना होगा जब तक केमिस्ट्री में आप पढ़ रहे हो, तो वो क्या है? क्लोरीन। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स जो हैं वो किस पर कंसिस्ट करते हैं? क्लोरीन पर कंसिस्ट करते हैं। जैसे कि आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नाम सुना होगा, तो उसमें HCl में क्लोरीन मौजूद है। आपने मैग्नीशियम क्लोराइड का नाम सुना होगा, MgCl2, उसमें क्लोरीन मौजूद है। आपने NaCl जो कॉमन सॉल्ट जो हम खाते हैं नमक, उसका नाम सुना है, तो NaCl में क्या है? क्लोरीन मौजूद है, सोडियम क्लोराइड। तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला और सबसे ज्यादा यूजफुल जो हैलोजन है बेटा तमाम हैलोजेंस फैमिली में, वो कौन सा है? क्लोरीन।
क्लोरीन इज द मोस्ट अबंडेंट एंड यूजफुल हैलोजन। समझ आई मेरी बात सबको अच्छे तरीके से? मतलब जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो हैलोजन है वो कौन सा है? दैट इज क्लोरीन। ओके जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जो कि है नंबर 6। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, कई दफा पेपर में भी आ चुका है, पास्ट पेपर में हमारे पास। कहा जा रहा है द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज, कि नाइट्रोजन की परसेंटेज पूछी जा रही है हवा में। जैसे कि हमें पता है कि हमारी एयर जो है वो मिक्सचर है मुख्तलिफ किस्म की गैसेस का, जिसमें नाइट्रोजन मौजूद है, जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है, जिसमें और दूसरी आर्गन नियॉन वगैरह मौजूद हैं। तो ये जो एयर है हमारी, इसकी इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है ये बात पूछी जा रही है। एंड द ऑप्शंस आर 70%, 78%, 20% एंड 21%। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है हमसे कि परसेंटेज जो है नाइट्रोजन की एयर में वो कितनी है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि वो गैस जो हमारे एयर में सबसे ज्यादा पाई जाती है दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वो गैस है जो हमारी एयर में सबसे ज्यादा मौजूद है, और उसकी परसेंटेज कितनी है? 78%। ये एमसीक्यू मुख्तलिफ तरीकों से पूछा जा सकता है, जैसे कि अभी यहाँ पर हमारे पास क्या मौजूद है? द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज एयर इज व्हाट? तो दैट इज 78%। नाइट्रोजन एयर में सबसे ज्यादा पाई जाती है, और वो कितने परसेंट पाई जाती है? एयर का 78% जो है वो कंसिस्ट करता है नाइट्रोजन पर। क्लियर हो रही है मेरी बात? जैसे कि अगर 100% एयर मौजूद है हमारे पास, तो उस 100% में से 78% सिर्फ कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है। सबसे ज्यादा जो पाई जाने वाली गैस है एयर में वो कौन सी गैस है? नाइट्रोजन, दैट इज 78%। नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। और फिर दूसरे नंबर पे जो गैस है हमारे एयर में दैट इज ऑक्सीजन, और वो कितने परसेंट है? 21%, जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर कर आ चुके हैं। ऑक्सीजन जो है वो क्या है? 21% है। जैसे कि लोवाइजर ने हमें बताया था कि ऑक्सीजन इज द 1/5 ऑफ एयर। तो ऑक्सीजन जो है वो 21% है एयर में, जबकि नाइट्रोजन जो है वो 78% एयर में। अगर आप गौर से देखें तो आपको नजर आएगा कि तकरीबन 99% एयर जो है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ही बन रही है। 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब 99% तो सिर्फ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही हो गई, बाकी की 1% बाकी गैसेज हैं। तो सबसे ज्यादा एयर जो है वो कंटेन करती है नाइट्रोजन गैस, और वो कितने परसेंट? 78%। और फिर दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन गैस है जो कि 21% होती है एयर में। अगर आपसे कोई पूछेगा कि ऑक्सीजन की क्या परसेंटेज है एयर में, तो आप बताओगे 21%। और कोई पूछेगा नाइट्रोजन की क्या परसेंटेज है एयर में, तो आप बताओगे 78%। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अगर आपसे कोई बोलेगा कि भाई एयर 78% किस गैस पर कंसिस्ट करती है, तो दैट इज नाइट्रोजन। एयर 21% किस गैस पर कंसिस्ट करती है? दैट इज ऑक्सीजन। मेरी ये बात सबको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी, आई होप सो। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी को। ठीक है जी, तो द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर, नाइट्रोजन की परसेंटेज क्या है एयर में? 78%। क्लियर है ये बात अच्छे तरीके से सबको? तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जो कि नंबर 7। और क्या कहा जा रहा है हमारे पास इस एमसीक्यू में? कह रहे हैं द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर कर आ चुके हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा जा रहा है बेंजीन का, एंड द ऑप्शंस आर C2H2, C2H6, C6H6 एंड C4H4। अब ये बेंजीन के बारे में कई दफा हम क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। और जब मॉलिक्यूलर फार्मूला, जब हम इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे,
तो आपको याद होगा उसमें हमने डिस्कस किया था दो तरह के कंपाउंड को, जिसमें एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला हम डिस्कस कर जो डिफरेंशिएट कर रहे थे। उसमें हमने ग्लूकोज के फार्मूले का एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला डिस्कस किया था, और बेंजीन का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला डिस्कस किया था। तो वहां पर अगर किसी को याद हो कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने लिखा था बेंजीन का, वो क्या है, C6H6, when 6 atom of carbon and 6 atom of hydrogen are connected to each other to form benzene molecule। तो बेंजीन का जो फॉर्मूला है हमारे पास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑब्वियसली दैट इज C6H6। और जब मैं इसके एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात करूंगा कि बेंजीन का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो उसमें ऑब्वियसली 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और CH इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। क्लियर हो रही है मेरी ये बात सबको अच्छे तरीके से? इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी को। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेंजीन का क्या होता है बेटा, C6H6, 6 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन। तो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट MCQ की तरफ, जो कि है नंबर 8, एंड दैट इज which one of the following is not a triatomic molecule। इसके बारे में हम पढ़कर आ चुके थे कि भाई डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, हेट्रो और होमो के बारे में भी हम पढ़कर आ चुके हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं है, इज नॉट अ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। एंड द ऑप्शंस आर H2, O3, H2O एंड CO2। ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ट्राई मींस 3 के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल जो 3 एटम्स पर कंसिस्ट करता हो। अब देखेंगे हम ऑप्शंस में से कि भाई कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें 3 एटम नहीं है। देखें सबसे पहले CO2। तो CO2 में ऑक्सीजन तो 2 है और कार्बन का एक एटम है, तो 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो कितने एटम्स हो गए, 3। तो 3 एटम मौजूद है, इसका मतलब ये कहलाएगा ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। H2O की बात करें तो 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो ये भी कितने हो गए टोटल, 3 एटम्स हो चुके हैं मॉलिक्यूल में, तो इसका मतलब ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है वाटर भी। O3 की बात करें अगर हम, जिसको ओजोन कहा जाता है, तो O3 भी क्या है, 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन पे कंसिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब दैट इज आल्सो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास H2, मतलब देयर आर ओनली 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम्स है हाइड्रोजन के खाली, तो इसका मतलब ये ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं है, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। जिसमें 2 एटम्स होते हैं वो कहलाता है डायटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है जी। तो पूछा जा रहा था MCQ में कि कौन सा ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं है, तो इसका मतलब H2 इज नॉट अ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल इन द फॉलोइंग ऑप्शंस। आई होप ये MCQ भी सबको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट MCQ की तरफ, जो कि नंबर 9, कहते हैं हाउ मेनी ग्राम्स of atoms are in 5 moles of carbon। क्या मतलब हुआ बेटा इस बात का, कह रहे हैं 5 मोल्स कार्बन में कितने ग्राम्स, मतलब कितने ग्राम्स अगर कार्बन लिया जाए तो उसमें 5 मोल्स कार्बन बनेंगे, ठीक है जी। एंड द ऑप्शंस आर 12 ग्राम, 24 ग्राम, 36 ग्राम एंड 60 ग्राम्स। अब देखिए जरा ध्यान से कि 5 मोल्स कार्बन की बात की जा रही है, तो 5 मोल्स कार्बन में कितने ग्राम्स कार्बन, 5 मोल्स कार्बन बनेंगे। अब यहां पर देखिएगा बेटा कि अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, मतलब 12 ग्राम कार्बन जो है वो 1 मोल कार्बन कहलाएगा। जो एटॉमिक मास को अगर मैं रिप्रेजेंट कर दूं, एटॉमिक मास अगर ग्राम में एक्सप्रेस किया जाता है तो वो 1 मोल सब्सटेंस कहलाता है। ये बात हम मोल्स में पढ़कर आ चुके हैं। तो अगर कार्बन का एटॉमिक मास जो है वो हमारे पास क्या है, 12 ग्राम है, तो 12 ग्राम कार्बन 1 मोल होगा। 2 मोल्स की बात करेंगे तो 24 ग्राम होना चाहिए। 3 मोल्स की बात करेंगे तो 36 ग्राम होना चाहिए। 5 मोल्स की बात हो रही है तो इसका मतलब मैं 12 को, जो कि 1 मोल है, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 5, 12 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू इज 60 ग्राम्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 मोल कार्बन में
कितने ग्राम्स कार्बन कहलाएंगे? 60 ग्राम, क्योंकि 1 मोल में अगर 12 है तो 5 मोल में 60 होंगे, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाय 12। ये बात मेरी अच्छे तरीके से क्लियर हो रही है सबको? तो 5 मोल्स कार्बन कंटेन 60 ग्राम ऑफ कार्बन। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? ये भी कोई इतना मुश्किल नहीं है अगर मोल हमने अच्छे तरीके से क्लियर समझा हुआ है तो। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जो कि नंबर 10। उसमें कहा जा रहा है 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मीन CaCO3 इज इक्वल टू डैश, के कैल्शियम कार्बोनेट के 2 मोल्स जो हैं वो कितने ग्राम्स के बराबर होने चाहिए? नंबर ऑप्शन 1 है 100 ग्राम, ऑप्शन 2 200 ग्राम, ऑप्शन 3 88 ग्राम एंड ऑप्शन डी 160 ग्राम। अब CaCO3 क्योंकि एक कंपाउंड है तो इसका मॉलिक्यूलर मास मालूम करना पड़ेगा हमें। ठीक है जी, सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं मॉलिक्यूलर मास की बात करूं तो 1 कैल्शियम है कैल्शियम कार्बोनेट में, 1 कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है। तो कैल्शियम 1 मैंने लिख लिया यहाँ पर, कार्बन 1 और ऑक्सीजन 3, और इन सबका आपस में सम कर लिया, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से कि अगर एक कैल्शियम है तो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 40, तो कैल्शियम की जगह पर मैंने लिख लिया 40। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, तो कार्बन की जगह पर आ चुका 12, और ऑक्सीजन जो है वो 16 एटॉमिक मास होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया 16। ठीक है जी। अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये सब, तो मल्टीप्लाई करवाता हूं मैं। तो 40 को 1 से मल्टीप्लाई किया 40, 12 1 जा 12 एंड 16 3 जा 48। जब 40, 12 और 48 को जब मैं सम करूंगा, टोटल करूंगा, तो वैल्यू आ जाएगी कितनी? 100। तो कैल्शियम कार्बोनेट की अगर मैं बात करूं तो कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम जो है वो 1 मोल के बराबर होता है, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ 1 मोल के हिसाब से बात की है ना, यहाँ पर मैंने किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं किया। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट या 100 ग्राम CaCO3 बराबर होता है 1 मोल के। आपसे पूछा क्या जा रहा है? 2 मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट किसके बराबर होगा? तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल 100 के बराबर है, 100 ग्राम है, तो 2 मोल्स में कितने ग्राम होने चाहिए? ऑब्वियसली 200 ग्राम्स। तो 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन 200 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि 1 मोल में 100 ग्राम होते हैं। ये बात हमने इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर कर पता की। आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर 3 मोल्स पूछा जा रहा होता तो राइट ऑप्शन 300 होना चाहिए था। 4 मोल्स पूछा जाता तो 400 हो जाता। मतलब जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं उससे उस मॉलिक्यूलर मास को हम मल्टीप्लाई करा देंगे। आई होप ये एमसीक्यू भी अच्छे तरीके से सबको क्लियर हो चुका होगा, इसमें भी किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो बेटा आज हमने जो 10 एमसीक्यूज डिस्कस किए फर्दर अपने चैप्टर हाइड्रोजन एंड वॉट फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री से, जो फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें जितने भी तमाम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो हम फर्दर डिस्कस करते जा रहे हैं। और ये तमाम एमसीक्यू सबको याद रखना है, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको चैप्टर में बताए गए हैं। ठीक है जी। तो फिलहाल आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।